हाय ऑल, वेलकम टू माय चैनल विंग्स। इस वीडियो में हम लोग जितने भी एक्ट्स बने हैं उन सब के बारे में बात करेंगे बिटवीन 1773 टू 1947, चाहे वो कंपनी रूल के अंदर हो या क्राउन रूल में हो। अभी जैसे जैसे प्रीलिम्स का टाइम पास आ रहा है, दिस इज़ वन ऑफ द टॉपिक जिसमें लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो आई जस्ट थॉट दैट मैं एक वीडियो बनाती हूँ और इसमें हम इससे कवर कर लेंगे। इस एक वीडियो में ये सारे एक्ट जितने भी है ना, चार्टर एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, अमेंडिंग एक्ट, एक्ट ऑफ 1786 और क्राउन रूल के दौरान के जितने भी एक्ट है ये सब कवर होंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो एक बेसिक ओवरव्यू कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को है वो एक्सक्लूसिव राइट मिला था कि वो क्वीन के द्वारा, क्वीन एलिजाबेथ वन के द्वारा, कि वो एक्सक्लूसिव राइट टू ट्रेड इन इंडिया। मतलब एक्सक्लूसिव राइट मतलब कि सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो ब्रिटेन की कंपनी जिसको ये ये राइट मिला था कि वो इंडिया में जाके इंडिया में ट्रेड कर सकती है। 1608 में ब्रिटिशर्स जो थे, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, वो फर्स्ट टाइम भारत आए। 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ था जिसकी जीत के बाद 1765 में शाह आलम ने खुश होकर ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी ऑफर किया। दीवानी क्या है? दीवानी है राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। ओके, अभी ब्रिटिश रूल को बेसिकली हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक है कंपनी रूल और दूसरा है क्राउन रूल। कंपनी रूल के अंदर सबसे पहले हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 को देखेंगे। इसमें क्या हुआ था कि पहली बार ब्रिटिश, देखिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, तो कुछ तो रेगुलेट करने की बात हो रही है। क्या बात हो रही है? तो यहाँ पे जो ब्रिटेन गवर्नमेंट थी ना, उसने पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला कि आप जो रेवेन्यू या सिविल और मिलिट्री अफेयर है इंडिया का, उसके लिए आप मुझे एक रिपोर्ट सबमिट करो। ठीक है, एक ये सबसे मेन चीज़ हुई थी। मतलब रेगुलेटिंग एक्ट नाम से ही पता चल रहा है, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 मीन्स कि ब्रिटेन गवर्नमेंट ने रेगुलेट करने की कोशिश की। ये पॉइंट याद हो गया। दूसरा पॉइंट है कि गवर्नर ऑफ जो बंगाल थे उन्हें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो ही वॉज वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, नाउ अभी उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल तो बनाया गया, साथ ही साथ उनको ज़्यादा पावर दिया गया देन, सुपीरियर पावर देन जो गवर्नर थे मद्रास के या फिर गवर्नर ऑफ बॉम्बे जो थे, उनसे ज़्यादा पावर दी गई और कुछ एक्सक्लूसिव पावर भी उनको मिली ओवर मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी। फिर तीसरा पॉइंट क्या है कि एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 लोगों का एग्जीक्यूटिव काउंसिल दिया गया गवर्नर जनरल को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, और ये जो 4 लोग थे वो कौन डिसाइड करने वाले थे? कंपनी डिसाइड करने वाले थे। इसमें ब्रिटेन गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं था, बट इसमें जो भी डिसीजंस होते हैं इनके फंक्शनैलिटीज़ में, उसमें मेजॉरिटी रूल फॉलो होना था। ठीक है, फिर सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश करने की बात की गई कलकत्ता में 1774 में। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, इसके एक साल बाद सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ 1774 में। इसके अंदर क्या सीन था? तो एक चीफ जस्टिस थे और 3 अदर जज थे, मतलब 4 टोटल जज थे, एक चीफ जस्टिस और 3 अदर जजेस। और इसमें एक और लास्ट पॉइंट क्या था कि प्रोहिबिटेड द सर्वेंट्स ऑफ कंपनी टू टेक ब्राइब फ्रॉम द नेटिव्स। तो इसका मतलब क्या है कि मतलब कोई भी घूस लेने के लिए, मतलब कंपनी के अंदर जो भी लोग काम करते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर जितने भी लोग काम करते थे, उन्हें हिदायत दी गई, उन्हें मना किया गया कि भाई आपको नेटिव्स यानी हम इंडियंस से कोई भी घूस नहीं लेनी है। तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में बस इतना ही है जो आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है। और हाँ, एक चीज़ और, ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आस्क किया ना कंपनी को, तो ये मतलब डायरेक्टर्स को बोला था। मतलब डायरेक्टर्स क्या है, अगर मतलब बोला जाए तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो एक गवर्निंग बॉडी थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। ठीक है, तो वो देखती थी सारे जो मतलब रिपोर्ट्स, रेवेन्यू और ये जितने भी सिविल और मिलिट्री अफेयर्स हैं इंडिया में, वो देखती थी। तो वो रिपोर्ट जो सबमिट करनी थी वो उन्होंने करी। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 हो गया। फिर एक आया अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, या फिर इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहते हैं। इसमें क्या हुआ? तो देखिए, अमेंडिंग एक्ट, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से पता चल रहा है कि कुछ इसमें रेगुलेट करने की बात हो रही है।
क्या रेगुलेट करने की बात हुई थी, तो ब्रिटेन गवर्नमेंट ने कंपनी को मतलब कंपनी का जो रेवेन्यू और मिलिट्री और पॉलिटिकल अफेयर था इंडिया में, उसको रेगुलेट करने के लिए रिपोर्ट मांगी थी। ठीक है, अमेंडिंग एक्ट में कुछ अमेंड करने की बात हो रही है, तो क्या अमेंडमेंट करने की बात हो रही है, तो रेगुलेटिंग एक्ट के कुछ सर्टेन डिफेक्ट्स थे, उनको मतलब अमेंड करने के लिए ये अमेंडिंग एक्ट आया, या फिर एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया। इसके अंदर मेन पॉइंट क्या है कि देखिए, अभी रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से एक सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ था कलकत्ता में 1774 में। ठीक है, तो अभी सुप्रीम कोर्ट जो इस्टेब्लिश हुआ, उसको ये बोला गया कि गवर्नर जनरल जो बंगाल के हैं, या फिर उनकी जो काउंसिल है 4 लोगों की जो इस्टेब्लिश हुई है रेगुलेटिंग एक्ट से, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का कोई जुरिस्डिक्शन नहीं होगा। मतलब उनका अगर कोई भी डिसीजन है जो गवर्नर जनरल या फिर उनकी काउंसिल लेती है, तो उसके अगेंस्ट में कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता था। ठीक है, दूसरा, रेवेन्यू से रिलेटेड कोई भी मैटर है तो उसके लिए कोई सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन नहीं। ओके, फाइन। देन तीसरा क्या था, तो जितने भी सर्वेंट्स ऑफ कंपनी थे, मतलब कंपनी के अंदर जो भी काम करते थे, उनके ऑफिशियल एक्शन के अगेंस्ट, मतलब अगर उन्होंने कुछ रूल वायलेट किया या फिर कुछ भी गलत किया, तो उसके लिए कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता था। फिर साथ ही साथ, जैसे ये तो सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता की हुई, उसके नीचे जो प्रोविंशियल कोर्ट वगैरह आए ना, वो लोग भी मतलब उनको अगर कुछ अपील है, मतलब उधर से कोई अपील है, तो वो सुप्रीम कोर्ट को जनरली लाइक अभी के टाइम में भी अपील करके हायर कोर्ट में जाते हैं ना, हाई कोर्ट फिर देन सुप्रीम कोर्ट। तो रूल ये बनाया है क्या कि वहाँ की जो अपील करके जो भी केसेस होंगे ना, वो भी सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकती, वो सीधे गवर्नर जनरल के काउंसिल में जाएगी और सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी। ठीक है, और ये साथ ही साथ अभी के टाइम में क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करती है ना कि हाई कोर्ट का क्या रूल होगा, या फिर प्रोविंशियल कोर्ट मतलब का क्या रूल होगा। लेकिन उस टाइम ये बनाया गया कि भाई इन प्रोविंशियल कोर्ट में भी क्या फॉलो होगा, वो भी कौन डिसाइड करेगा, तो वो भी गवर्नर जनरल ही डिसाइड करेगा। मतलब अगर बेसिकली देखा जाए तो ये जो अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 है, उसका मेन पर्पज़ यही था कि भाई सुप्रीम कोर्ट के पास सिर्फ वहाँ के जो लोग हैं, मतलब जो कलकत्ता में लोग रहते हैं, रेसिडेंट्स हैं, जो उन्हीं के पर्सनल मतलब उन्हीं के खिलाफ या उन्हीं के प्रति, उनके लिए ही बस उसको काम करना है। ना तो उसका कोई सुप्रीम कोर्ट का ना तो कोई रोल था कि वो गवर्नर जनरल पे कोई रोल है, ना उसके काउंसिल पे रोल है, ना ही प्रोविंशियल कोर्ट से कोई अपील यहाँ पे लाई जा सकती है, या फिर मतलब एक तरीके से बेसिकली देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट का कोई रोल ही नहीं है। जितने भी इम्पॉर्टेंट मैटर्स है, रेवेन्यू से रिलेटेड, गवर्नर जनरल से रिलेटेड, काउंसिल से रिलेटेड, या फिर प्रोविंशियल कोर्ट की कोई अपील, या फिर प्रोविंशियल कोर्ट को किस तरीके से काम करना है, ये सब कुछ भी सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है ही नहीं। ठीक है, चलो तब आता है एक पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट वहाँ के ब्रिटेन के पीएम थे। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया, तो ये पहला एक्ट था जिसके अंदर इंडियन टेरिटरी को ना, मतलब कंपनी का जो टेरिटरी था यहाँ पे इंडिया में, उसको ब्रिटिश पोजीशन बोला गया। मतलब फॉर्मली बोला गया कि हाँ, ये ब्रिटेन का मतलब पोजीशन है, ये ब्रिटेन का हक है, मतलब कंपनी का हक नहीं, ब्रिटेन का हक पोजीशन है ये। और क्या हुआ, ब्रिटेन गवर्नमेंट गॉट सुप्रीम कंट्रोल ओवर कंपनीज अफेयर्स एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था ना, उसने कंट्रोल ले लिया कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन में। मतलब कंपनी जो थी वो अब सबऑर्डिनेट हो गई, छोटी हो गई, उसका रोल छोटा हो गया। ठीक है, कमर्शियल और पॉलिटिकल जो फंक्शन थे कंपनी के, ईस्ट इंडिया कंपनी मीन्स यहाँ पे जब भी कंपनी की बात हो रही है तो ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो रही है, क्योंकि बस उसी को राइट था एक्सक्लूसिव ट्रेड करने का इंडिया में अभी तक। तो कमर्शियल के लिए क्या था, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे, बस वही कमर्शियल देख सकते थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स किसके थे, तो कंपनी के थे। ठीक है, और पॉलिटिकल जितने भी मैटर्स थे, जैसे कि सिविल हुआ, मिलिट्री हुआ, या रेवेन्यू से रिलेटेड हुआ, उसके लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल को इस्टेब्लिश किया गया। और ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल कौन, ऑब्वियसली अगर कंट्रोल कर रहे हैं और ज़्यादा पावर ब्रिटेन गवर्नमेंट के हाथ में जा रही है, तो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कौन से लोग होंगे, ऑब्वियसली वो लोग होंगे जो ब्रिटेन गवर्नमेंट डिसाइड करे। तो इसमें चांसलर ऑफ एक्सचेकर, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और 4 मेंबर्स ऑफ प्राइवी काउंसिल थे, जो कि क्राउन के द्वारा यानी ब्रिटेन गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट होनी थी। तो बेसिकली हम लोग देख सकते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट के तहत एक डबल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हुई।
मतलब अगर कॉमर्शियल कुछ भी पर्पस है, ट्रेड वगैरह जो भी करना है, उससे रिलेटेड काम के लिए तो आपको एज़ यूजुअल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ही देख रहे थे। लेकिन एक नई बॉडी इस्टेब्लिश की गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसका काम था कि वो पॉलिटिकल अफेयर्स को देखें। और वो उसमें कौन लोग थे, वो किसने डिसाइड किया था? तो वो ब्रिटिश क्राउन ने डिसाइड किया था। तो इस तरीके से ब्रिटिश क्राउन जो थी, उन्होंने कंपनी को सबऑर्डिनेट बना दिया। मतलब अब मेन रोल कंपनी के अंदर मतलब कंपनी के वर्किंग के अंदर या इंडिया में मतलब मेन रोल जो है वो ब्रिटेन गवर्नमेंट का आ गया और कंपनी को उससे छोटा दर्जा मिला। ठीक है, अब फिर आता है एक्ट ऑफ 1786। इसमें क्या हुआ? तो कॉर्नवालिस जो थे उनको गवर्नर जनरल बनाया गया था 1786 में। एक्ट ऑफ 1786 कॉर्नवालिस को बनाया गया 1786 में कि भैया आप जाओ गवर्नर जनरल बन जाओ बंगाल के। लेकिन इन्होंने 2 कंडीशन रख दी कि भैया आई हैव 2 कंडीशंस, आप या तो ये मान लो, अदरवाइज मैं तो ये पोस्ट नहीं लेने वाला। तो कौन कौन सी कंडीशंस थी? पहला ये था कि मुझे कमांडर इन चीफ की भी पोजीशन चाहिए, ओके। एंड दूसरा, अगर काउंसिल और गवर्नर जनरल के बीच में, मतलब उनके बीच में, कॉर्नवालिस के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है किसी मैटर पे, वो लोग अग्री नहीं करते हैं, तो इन दैट केस ही वांटेड अ काइंड ऑफ वीटो। ही वांटेड कि मुझे सुप्रीम पावर हो, कि मैं जो डिसाइड करूं वही हो। ठीक है, तो ये दोनों बातें जो थी, ये दोनों कंडीशंस जो थी, वो कॉर्नवालिस ने रखी और ये मान भी ली गई। तो इस तरीके से एक्ट ऑफ 1786 हो गया। अभी अगर हम लोग एक क्विक रिकैप करें तो अभी तक हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने रेगुलेटिंग एक्ट देखा 1773 का। इसमें क्या हुआ? इसमें सबसे मेन चीज़ तो ये हुई कि ब्रिटेन गवर्नमेंट ने कंपनी के जो वर्किंग है, उस रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स से रिलेटेड, उसके लिए एक रिपोर्ट सबमिट करने बोली कंपनी को। कंपनी में किसने की? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि ये सारे मैटर्स देखती थी कंपनी के, उसने रिपोर्ट सबमिट की। फिर दूसरा मेन चीज़ क्या हुआ कि गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया और उसको ज़्यादा पावर दी गई। और तीसरा ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट को इस्टेब्लिश किया गया। 1773 का है ये रेगुलेटिंग एक्ट, तो 1 साल बाद यानी 1774 में इस्टेब्लिश हुई। और फोर्थ एंड द लास्ट पॉइंट वाज दैट कि सर्वेंट्स को बोला गया कि आप नेटिव्स यानी इंडियन से ब्राइब मत लो। ये हो गया। फिर अमेंडिंग एक्ट आया। इसने क्या किया? इसने बेसिकली सुप्रीम कोर्ट से सारे पावर्स छीन लिए। लाइक अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो ना तो गवर्नर जनरल या फिर उसके काउंसिल के कुछ केसेस को अपने जुरिस्डिक्शन में ले सकता था, ना ही रेवेन्यू मैटर पे कोई जुरिस्डिक्शन दे सकता था, ना ही उसके पास ये राइट था कि जो अपील अगर प्रोविंशियल कोर्ट से आ रही है तो वो उनके ऊपर कोई एक्शन ले। वो सब अब गवर्नर जनरल के काउंसिल में जाने वाली थी, वो निर्णय लेने वाले थे। एंड जितने भी सर्वेंट्स ऑफ कंपनी जो थे ना, उनके जो ऑफिशियल एक्शन है, मतलब अगर वो कोई रूल वायलेट कर रहे हैं तो उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। मतलब अमेंडिंग एक्ट में बेसिकली बस ये किया गया कि जिस सुप्रीम कोर्ट को पिछले एक्ट में यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में स्टैब्लिश किया गया था, उसके अंदर से सारे पावर्स ले लिए। उसको बस ये बोला कि आप बस जो कलकत्ता के रहने वाले रेसिडेंट्स हैं उनके ऊपर आपका जुरिस्डिक्शन है, बाकी किसी की चीज़ के ऊपर आपका जुरिस्डिक्शन नहीं है। और उसमें उनको बोला गया कि जो मतलब अगर सामने वाला हिंदू है तो उसको हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग पनिश करो, सामने वाला मुस्लिम है तो उसको मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग पनिश करो। ठीक है, फिर देन केम द पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स जो थे वो ब्रिटेन के पीएम थे। इसमें पहली बार बोला गया कि जो इंडियन टेरिटरी, जो कंपनी के पास जो टेरिटरी है ना, वो ब्रिटेन की पोजीशन है, ये पहली बार बोला गया। दूसरा, कंपनी को सबऑर्डिनेट बनाया गया ब्रिटेन गवर्नमेंट के द्वारा। कैसे? तो उन्होंने बोला कि अभी कमर्शियल अफेयर जो है वो तो तुम ही देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी तुम देखो, अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बोलो वही संभाले, लेकिन जो भी पॉलिटिकल अफेयर्स है, जो भी रेवेन्यू से रिलेटेड है, सिविल मिलिट्री से रिलेटेड है, वो सारे को देखने के लिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। और इसको किसने अपॉइंट किया? ऑब्वियसली इसको क्राउन ने ब्रिटिश गवर्नमेंट में अपॉइंट किया। और इसके अंदर आते थे चांसलर ऑफ एक्सचेकर, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और 4 मेंबर्स ऑफ प्राइवी काउंसिल, जो कि गवर्नमेंट या फिर क्राउन अपॉइंट करती थी। देन केम एक्ट ऑफ 1786। एक्ट ऑफ 1786 कुछ नहीं है, कॉर्नवालिस की 2 डिमांड्स हैं। क्या है भाई? कि मैं गवर्नर जनरल तभी बनूंगा जब मुझे कमांडर इन चीफ की पद भी मिलेगी, एज वेल एज द गवर्नर जनरल। दोनों चाहिए थे, दोनों हाथ में लड्डू। 2 कंडीशन, दोनों हाथ में लड्डू। दूसरा कंडीशन था कि भैया मेरे पास एक्सक्लूसिव राइट वीटो पावर होनी चाहिए। अगर काउंसिल और मैं किसी बात पे अग्री नहीं करते तो मैं जो बोलूँगा वही होगा। मतलब अपुनिच भगवान है। ये हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं चार्टर एक्ट्स। बेसिकली 4 चार्टर एक्ट्स हैं, 1793, 1813, 1833 एंड 1853, जो मेन
इस पे क्वेश्चंस भी आए हैं कई बार, तो हम बेसिकली धीरे धीरे इनको देखेंगे। चार्टर एक्ट 1793, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें बोला जा रहा है कि कमर्शियल प्रिविलेज, मतलब अभी हमने देखा ना कि कंपनी के पास राइट था कि वो ट्रेड कर सकती है, एक्सक्लूसिव ट्रेड कर सकती है, एक्चुअली सिर्फ उसी के पास राइट था। तो ये अनदर 20 साल के लिए एक्सटेंड किया गया। मतलब पहले चार्टर एक्ट आया 1793, फिर आप देखेंगे कि हर 20 साल में 1853 तक ये आ रहा है चार्टर एक्ट। मतलब 1793, देन 20 ईयर्स बाद 1813, देन 1833 एंड देन 1853। तो अगर कोई हमें ये पूछे कि कितने चार्टर एक्ट्स आए हैं या फिर कब कब आए हैं, तो आपको बस ये याद रखना है कि 1793 से शुरू हुआ है और हर 20 साल पे 1853 तक ये एक्ट्स आए हैं, यानी टोटल 4 एक्ट्स आए हैं, ठीक है। तो चार्टर एक्ट 1793 में सबसे पहले तो कंपनी का जो ट्रेड मोनोपोली था उसको 20 साल के लिए एक्सटेंड किया गया। देन गवर्नर जनरल जो थे ना, उनको पहले देखिए एक्ट ऑफ 1786 में क्या हुआ था कि कॉर्नवालिस को सिर्फ मिला था ओवरराइडिंग पोजीशन, मतलब काउंसिल के ऊपर। अब इसमें बोला गया चार्टर एक्ट 1793 में कि भैया सिर्फ कॉर्नवालिस को क्यों, जितने भी गवर्नर जनरल अब आएंगे उन सबको ये पावर मिलेगा कि काउंसिल के ऊपर उनके पास एक्सक्लूसिव वीटो पावर होगा। अगर किसी चीज़ में काउंसिल के साथ गवर्नर जनरल अग्री नहीं करता है तो जो गवर्नर जनरल बोलेगा वो ही होगा। पहले क्या होता था, इस एक्ट से पहले 1786 के एक्ट के पहले ये होता था कि जो 4 लोगों की काउंसिल बनी थी और जो गवर्नर जनरल थे उनके बीच में जो भी फंक्शंस होते थे वो मेजोरिटी रोल पे होते थे। मतलब अगर किसी मुद्दे पे मेजोरिटी में जिस भी पॉइंट को ज़्यादा मतलब वोट मिला तो वो बात मानी जाती थी। लेकिन अब ये एक्ट ऑफ 1786 से पहले कॉर्नवालिस को यानी कि गवर्नर जनरल को राइट मिला, और इसके बाद पहले चार्टर एक्ट यानी चार्टर एक्ट 1793 से ये राइट जितने भी फ्यूचर गवर्नर जनरल थे उन सबको मिल गया, ठीक है। गवर्नर जनरल को ज़्यादा पावर मिला ओवर बॉम्बे एंड मद्रास, ये भी ठीक है। फिर अभी देखिए कमांडर इन चीफ कॉर्नवालिस ने क्या किया था ना एक्ट ऑफ 1786 ने, वो बोला कि मैं ही कमांडर इन चीफ, मैं ही गवर्नर जनरल, ओके। बट अभी इस चार्टर एक्ट, फर्स्ट चार्टर एक्ट 1793 में ये बोला गया कि कमांडर इन चीफ जो होगा ना वो काउंसिल का पार्ट नहीं होगा अनलेस उसे एज सच अपॉइंट किया जाए, ठीक है। देन जो मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल और उनके स्टाफ जो थे ना पहले उनको इंडियन रुपीज़ में पे किया जाएगा। ये 1919 तक चला, आगे आप देखोगे। फिर डिसअपियरेंस ऑफ माल अदालत, मतलब माल अदालत जो थी एक अदालत थी जो कि रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को देखती थी, उसे हटा दिया गया। मतलब अब इसके लिए कोई अलग से जुडिशियरी नहीं होगी। फिर कंपनी का ट्रेड मोनोपोली तो था, सो दे हैड द राइट एज वेल टू गिव लाइसेंस टू इंडिविजुअल्स या फिर किसी और कंपनी के को या उसके एम्प्लॉय को टू ट्रेड इन इंडिया। मतलब अभी क्या है, इस लाइसेंस को प्रिविलेज या फिर कंट्री ट्रेड बोला गया। कंपनी के पास राइट है कि वो इंडिया में ट्रेड कर सकती है और वो लोगों को राइट दे रही है, लाइसेंस दे रही है कि भैया मेरे पास राइट है और मैं तुम्हें राइट देता हूँ कि तुम ट्रेड कर सकते हो इंडिया में। तो वो क्या करते थे कि इंडिया में ओपीएम को ग्रो करते थे और उसको फिर चाइना में बेच देते थे। मतलब ये जो प्रिविलेज या कंट्री ट्रेड जो है इस लाइसेंस को बोला जाता था, इसके तहत जो लोग हैं वो इंडिगो और बाकी चीज़ें चाइना और अदर जगह पे सप्लाई करने लगे, ठीक है। फिर रॉयल अप्रूवल जो है वो मैंडेटरी हो गया फॉर पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल, कमांडर इन चीफ और गवर्नर्स। यानी कि अब से गवर्नर जनरल हो, कमांडर इन चीफ हो या गवर्नर्स हो, उन सब के पोस्ट के लिए रॉयल अप्रूवल, ब्रिटिश क्राउन का अप्रूवल मैंडेटरी हो गया। फिर कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसे अब ब्रिटेन गवर्नमेंट को 5 लाख पाउंड एनुअली देना था। मतलब जितने भी एक्सपेंसेस थे, इंटरेस्ट थे, जो भी मतलब उसको देना था ब्रिटेन गवर्नमेंट को, उसको देने के बाद एक्स्ट्रा लाइक पर ईयर उनको 5 लाख पाउंड ब्रिटेन क्राउन को देना था। एक तरीके से देखा जाए तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि उनको ट्रेड करने की मोनोपोली मिली थी कि इंडिया में सिर्फ ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी ही ट्रेड करती थी। तो एक तरीके से आप ऐसे याद रख सकते हो कि उसकी हर चीज़ की कीमत होती है, तो ये करने की कीमत क्या थी, तो 5 लाख पाउंड पर ईयर, ओके। देन जो सीनियर ऑफिशियल्स थे जो कि इंडिया में पोस्टेड थे, उन्हें ये राइट नहीं था कि वो बिना परमिशन के इंडिया को छोड़ के जाए। अगर वो ऐसा करते थे तो उसे एज ए रिज़ाइन समझा जाएगा, ये भी रूल में बोला गया। तो अभी तक आपने
पहला चार्टर एक्ट देख लिया 1793 का। इसका सबसे मेन पॉइंट क्या है कि कंपनी को ट्रेड मोनोपोली इन इंडिया में, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को ये राइट था कि एक्सक्लूसिवली सिर्फ वो ट्रेड कर सकती है ब्रिटेन की, और कोई कंपनी ट्रेड नहीं कर सकती इंडिया में अगले 20 साल तक। ठीक है। उसके बाद गवर्नर जनरल को ओवरराइडिंग प्रॉपर्टी मिली, जितने भी फ्यूचर थे गवर्नर जनरल, मतलब एक्ट ऑफ 1786 से कॉर्नवालिस को मिला था और अब सारे गवर्नर जनरल को मिल गया। ठीक है। फिर कमांडर इन चीफ जो है वो काउंसिल का पार्ट नहीं हो सकता गवर्नर जनरल के, अनलेस उससे अपॉइंट किया जाए। फिर बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो कि हमने देखा था कि इसने अपॉइंट की थी, ब्रिटेन क्राउन या ब्रिटेन गवर्नमेंट ने अपॉइंट की थी। उन्हें और उनके स्टाफ को पैसे जो थे वो इंडियन रेवेन्यू से दिए जाएंगे। फिर लाइक हर चीज़ की कीमत होती है, तो जो 5 लाख पाउंड पर ईयर ब्रिटेन गवर्नमेंट को कंपनी को देने थे। फिर कंपनी के पास ट्रेड मोनोपोली का राइट था इन इंडिया, सो दे हैड द राइट एज वेल टू गिव लाइसेंस टू एनीवन एल्स। उनके पास राइट है तो वो चाहे तो जिसको भी अलाउ कर सकते हैं, तो वो किसी इंडिविजुअल या फिर किसी कंपनी के एम्प्लॉय को अलाउ करते थे। और वो लोग क्या करते थे कि ओपीएम को ग्रो करके इंडिया में, चाइना में जाके बेच देते थे। ठीक है। फिर गवर्नर जनरल, कमांडर इन चीफ और गवर्नर की पोस्ट के लिए रॉयल अप्रूवल, मतलब ब्रिटेन गवर्नमेंट जिसे बोलेगी, जिसे अप्रूव करेगी, वही बन सकता है। फिर सीनियर ऑफिशियल्स को बोला गया कि आप इंडिया नहीं छोड़ सकते अनलेस और अनटिल यू हैव द परमिशन, अदरवाइज इट विल बी कंसिडर्ड एज देयर रेजिग्नेशन। देन कम्स द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। 20 साल हो गए, अभी ये दूसरा चार्टर एक्ट आया। इसमें क्या हुआ कि इसमें भी कंपनी का मोनोपोली, ओके, आई वाज जस्ट क्रॉस वेरीफाइंग। ठीक है। तो कंपनी का मोनोपोली था ना ट्रेड करने में इंडिया में, लेकिन अभी क्या हुआ कि इसे ख़त्म कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? क्योंकि बाकी इंग्लैंड की जो कंपनी थी ना, वो डिमांड कर रही थी कि हमें भी राइट दो कि हम इंडिया जाके ट्रेड कर सके। इसका 2 रीज़न था। पहला ये कि नेपोलियन ने कॉन्टिनेंटल सिस्टम लाया था यूरोप में, और एक लेसेस फेयर, ये फ्रेंच फ्रेज़ है, लीव इट अलोन और लेट इट बी। ये एक पॉलिसी थी एक्चुअली, जो कि फ्री ट्रेड ऑपरेशन की बात करती थी, और मिनिमम गवर्नमेंट उसमें वो चाहती थी कि गवर्नमेंट का कोई वो रोल ना हो, वो ज़्यादा मतलब नाक ना लगाए या जो भी बोलो। तो ये 2 मेन रीज़न की वजह से यूरोप का मार्केट में ब्रिटेन जो थे, ब्रिटेन की बाकी कंपनियां जो ट्रेड करती थी, वो वहाँ पे उनका मतलब कम हो गया, वो नहीं कर पा रहे थे। तो इसलिए उन्होंने ब्रिटेन क्राउन को बोला कि भाई सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों, हमें भी राइट दो कि हम इंडिया के साथ ट्रेड कर सके। तो कंपनी की मोनोपोली जो थी ना, वो ख़त्म हो गई। अब बाकी यूरोपियन मर्चेंट्स भी इंडिया में ट्रेड कर सकते थे। देन कम्स कि हाँ ठीक है, वो तो ख़त्म हो गया, लेकिन अभी भी किसी फील्ड में मोनोपोली थी। किस फील्ड में? तो चाय बेचने में और इंडिया चाइना के साथ ट्रेड करने में अभी भी सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही वो कंपनी थी जो चाइना के साथ ट्रेड कर सकती थी या चाय बेच सकती थी। ठीक है। फिर इस टाइम ना, ये सेकंड जो चार्टर एक्ट है 1813 का, इसमें क्रिश्चियन मिशनरीज़ को बोला गया कि ओके आप आ सकते हो और अपने रिलीजन से लोगों को इनलाइटन कर सकते हो। मतलब बेसिकली क्रिश्चियन मिशनरीज़ अब यहाँ आके, एज यू ऑल नो, कन्वर्ट कर सकते थे लोगों को, बता सकते थे कि अगर आप चाहो तो कन्वर्ट हो सकते हो, हमारे इनलाइटेंड रिलीजन में आके आप इनलाइटन हो सकते हो। तो क्रिश्चियन मिशनरीज गॉट द राइट एंड दे केम टू इंडिया। देन वेस्टर्न एजुकेशन का स्प्रेड अलाउ किया गया। ओके। फिर कंपनी के जो शेयर होल्डर्स थे उनको 10.5% का डिविडेंड दिया गया इंडियन रेवेन्यू पे। ओके। 20 साल और मिला कंपनी को कि आप काम कर सकते हो। मोनोपोली नहीं थी, लेकिन हाँ आपको मतलब उनका वो एक्सटेंड किया गया। हाँ, क्राउन का सोवरेनिटी रहेगा इंडियन टेरिटरी पे, बट यू आर अलाउड टू डू द ट्रेड एंड ऑल। देन regulations made by Council of Madras, Bombay and Calcutta were first to be laid before British Parliament. ओके। तो अब जो मद्रास, बॉम्बे एज वेल एज कलकत्ता के जो काउंसिल्स थे, अगर वो कोई रेगुलेशंस बना रहे हैं तो उनको पहले ब्रिटेन पार्लियामेंट में पेश करना ज़रूरी हो गया। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज जो है वो डिफाइन हुआ फर्स्ट टाइम। ठीक है। मतलब पहले तो उन्होंने कंपनी के को बोला कि आप कमर्शियल संभालो, हम जितने भी पॉलिटिकल अफेयर्स है वो संभालेंगे। अब वो बोल रहे हैं इस दूसरे वाले चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में कि भैया अब मैं कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर भी संभालूंगा। अगर कोई भी काउंसिल, चाहे वो मद्रास और
बॉम्बे की हो या फिर कलकत्ता की ही क्यों ना हो, जैसे सुप्रीम मान राइट दिया गया था ओवर द अदर टू, उन्हें बोला गया कि भैया अब चाहे कोई भी काउंसिल हो, अगर वो कोई रेगुलेशन बनाती है तो पहले उसको ब्रिटेन पार्लियामेंट में पास होना ज़रूरी होगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल। चार्टर एक्ट ऑफ 1793 देख लिया हमने, 1813 भी देख लिया। देन कम्स चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इसमें क्या हुआ, सबसे पहले तो गवर्नर जनरल जो बंगाल के थे ना, उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। ठीक है, वेल एंड गुड। फिर अब देखिए, पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? फर्स्ट क्वेश्चन तो ये आएगा ना, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। इससे पहले हमने देखा था कि कौन सा एक्ट था वो बताना ज़रा, जिसमें गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया था। ये पहला वाला जो हमने पढ़ा था ना, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, तो उसमें गवर्नर जो जनरल ऑफ बंगाल बने थे वो वॉरेन हेस्टिंग्स थे। अभी क्या हो रहा है, ये तीसरा वाला चार्टर एक्ट में, इसमें बोला जा रहा है, किधर गया, कि जो गवर्नर जनरल बंगाल का होगा ना, वही गवर्नर जनरल होगा ऑल ओवर इंडिया का भी। ठीक है, और उसको लेजिस्लेटिव पावर दे दी गई और मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर से छीन लिया गया। ठीक है, मतलब जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था वो उनको सर्वा बना दिया गया। और ये पहले गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिक थे। फिर अभी देखो, अभी तक क्या था कि पहला वाला जो चार्टर एक्ट था 1793 में, उसमें उस टाइम तक कंपनी के पास ट्रेड मोनोपोली थी कि अगले 20 साल तक, 1813 तक, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही ट्रेड कर सकती थी यूरोपियन मर्चेंट्स में इंडिया के साथ। फिर जो दूसरा आया 1813 में, उसमें ये मोनोपोली ख़त्म कर दी गई, लेकिन चाय और चाइना के साथ अभी भी था। अब तीसरा जो चार्टर एक्ट आया ना, इसमें वो भी ख़त्म कर दिया गया। बोला कि नहीं भाई, अब तुम्हारी मोनोपोली यहाँ भी नहीं चलेगी, वहाँ भी बाकी लोग जाएंगे, तुम ही क्यों करोगे। ठीक है, अब एक और चीज़ हुई कि जितने भी लॉज इस चार्टर एक्ट ऑफ 1833 से पहले बने थे ना, उनको रेगुलेशंस बोला जाने लगा, और जो इस चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के बाद बने उनको एक्ट बोला जाने लगा। ठीक है, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ना, वो एज अ कमर्शियल बॉडी इंडियन और प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव हो गई। ठीक है, पर क्राउन के अंडर ही, ऐसा नहीं है कि इंडिपेंडेंट, क्राउन के अंडर ही थी। इंडियंस वेर नॉट डिवाइडेड एनी मोर एम्प्लॉयमेंट अंडर कंपनी के सिविल सर्वेंट। एक्चुअली ये ऑन पेपर हुआ था, बट ऑल्दो रियलिटी अलग थी, और जो कंपनी के अंदर काम करते थे ना वो, या फिर कंपनी को जो कंट्रोल करती थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, वो इस चीज़ को अपोज कर रहे थे। पर पेपर मतलब लाइक बाय रूल ऐसा हुआ कि इंडियंस को अब डिबार नहीं किया जाएगा। ठीक है, फिर गवर्नर जनरल की काउंसिल में एक लॉ मेंबर को भी ऐड किया गया। अभी तक 4 लोग थे, 5वां ये लॉ मेंबर भी ऐड हो गया गवर्नर जनरल के अलावा। फिर स्लेवरी को एबोलिश किया गया, और फाइनली इन 1843 स्लेवरी ख़त्म हो गई। एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेशन को बोला गया था कि आप इस चार्टर एक्ट ऑफ थर्ड वाला 1833 में कि आपको स्टेप्स लेने होंगे, और वो लेने के बाद फाइनली स्लेवरी एबोलिश हो गया 1843 में। ठीक है, फिर इंडियन लॉज को कोडिफाइड एंड कंसोलिडेटेड, ये कुछ नहीं है। हाँ, उसके बाद ऑल रेवेन्यूज टू बी रेज्ड अंडर ऑथोरिटी ऑफ गवर्नर जनरल, जिसका कंप्लीट कंट्रोल था ओवर एक्सपेंडिचर एज वेल। ओके, तो अभी हमने क्या देखा कि ये जो थर्ड वाला चार्टर एक्ट ऑफ 1833 है, इसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को ऑल ओवर इंडिया का गवर्नर जनरल बनाया गया, और अभी बोल रहे हैं कि जितना भी रेवेन्यू रेज होगा वो उसकी अथॉरिटी में होगा। ठीक है, और एज वेल एज जो एक्सपेंडिचर, मतलब जो खर्चा भी होगा ना, उसके ऊपर भी गवर्नर जनरल का ही कंट्रोल होगा। ऑल रिस्ट्रिक्शंस ऑन यूरोपियन इमिग्रेशन एंड एक्वायरिंग प्रॉपर्टी इन इंडिया वर लिफ्टेड। मतलब यूरोपियंस आराम से आ सकते थे, अब कोई इन पर रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, वो आराम से आके यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ खरीद सकते थे या फिर माइग्रेट कर सकते थे। देन कम्स द लास्ट एक्ट, चार्टर एक्ट ऑफ 1853। इसमें क्या बोला गया कि जो इससे पिछले वाले एक्ट में एक नया मेंबर ऐड किया था ना गवर्नर की काउंसिल में, लॉ मेंबर, ये उसको परमानेंट मेंबर बना दिया गया, फुल टाइम मेंबर बना दिया गया काउंसिल का, गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल का। फिर लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ गवर्नर जनरल को सेपरेट किया गया। जो लेजिस्लेटिव फंक्शन थे उसके लिए 6 न्यू मेंबर्स को ऐड किया गया, और उसको बोला गया लेजिस्लेटिव काउंसलर्स टू काउंसिल। ठीक है, और गवर्नर का जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था उसको एक सेपरेट बनाया गया, और उसको बोला गया इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, या फिर एक तरीके से वो एक मिनी पार्लियामेंट था, क्योंकि जितने भी रूल्स वगैरह थे गवर्नर जनरल के बाद पिछले एक्ट से तो सारा पावर आ ही गया था ना, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ इंडिया, बॉम्बे और मद्रास का हटा दिया गया था।
तो अभी बोला गया कि भाई तुम ही सर्वो सर्वा हो, तो तुम ही मतलब बॉडी बनाए, वही सारे रूल्स बना रहे, तो एक तरीके से वो मिनी पार्लियामेंट ही हो गया ना। फिर इंट्रोड्यूस्ड ओपन कंपटीशन सिस्टम ऑफ सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स। तो पहले एक था कॉन्विनेटेड सिविल सर्विस, एक नॉन कॉन्विनेटेड था और कॉन्विनेटेड था। नॉन कॉन्विनेटेड मतलब सिविल सर्विस में लोअर वाली पोस्ट होती थी, और कॉन्विनेटेड जो होती थी वो हायर सिविल सर्विस पोस्ट थी। तो हायर सिविल सर्विस पोस्ट जो थी ना, वो इंडियंस को नहीं दी जाती थी। ये अब इंडियंस के लिए भी ओपन हो गई। और ये किसके सजेशन पे हुआ था? तो एक मैकले कमिटी अपॉइंट हुई थी 1854 में, और उसने ये कंपनी किस चीज़ पे थी? ये कंपनी जो थी वो इंडियन सिविल सर्विस पे मतलब रिव्यू करने के लिए उनके लिए बनाई गई थी। और इसने ही ये सजेशन दिया था कि कन्वीनेटेड सिविल सर्विस में भी इंडियंस को पार्ट लेने का राइट मिलना चाहिए, तो इंडियंस के लिए भी खोल दिया गया। फिर extended companies rule and allowed to retain on trust of British Crown, but this time period was not specified this time. ओके, तो हमने अभी तक के चार्टर एक्ट में देखा कि हर 20 साल पे कंपनी को राइट मिलता था कि वो अपना ट्रेड कर सकती है इंडिया में नेक्स्ट 20 साल। पहले वाले से तो पूरा मोनोपोली ही मिल गया था, दूसरे वाले से वो मोनोपोली हटा दिया गया, लेकिन 20 साल फिर कंटिन्यू करने का राइट दिया। फिर थर्ड वाले में भी बोला कि हाँ आप कर सकते हो, लेकिन ये जो लास्ट वाला है ना 1853, इसमें कोई टाइम पीरियड नहीं बोला गया कि 20 साल या फिर समथिंग 1 साल 2 साल, कुछ नहीं, बस अलाउ किया गया। दैट इसका मीनिंग क्या था कि टाइम पीरियड स्पेसिफाई नहीं किया, मतलब ब्रिटेन क्राउन जब चाहे अगर उनका मूड हुआ तो वो कल भी कंपनी को बोल सकती है कि अब तुम ट्रेड नहीं कर सकते। ठीक है। फिर फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन इन इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब ये जो काउंसिल जो बनी थी ना 1853 के चार्टर एक्ट से सेपरेट, उसके अंदर अब इंडियंस को अपॉइंट करे जा सकते थे। 6 मेंबर्स में से 4 जो थे फ्रॉम लोकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा। तो 6 में से 4 लोग जो थे, ये जो 6 न्यू मेंबर ऐड हुए थे ना, इसमें से 4 लोग जो थे वो इंडियंस थे, होने चाहिए थे मद्रास से, बॉम्बे से। मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता तो पता ही है, याद रहेगा, मेन जो ये थी प्रोविंसेस थी, और एक आगरा। ठीक है, तो 4 में से 6 लोग यहाँ से होने चाहिए। तो अभी तक हमने जितने भी कंपनी रूल के अंदर जितने भी थे ना एक्ट्स और रेगुलेशंस, वो सारे हमने पढ़ लिए। नाउ कम्स द क्राउन रूल। क्राउन रूल जो है एक्चुअली क्या होता है ना, 1857 में जो सिपॉय मिटनी बोलो या फिर फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस बोलो या एक्ट फॉर गुड गवर्नेंस इन इंडिया बोलो, तो इसकी वजह से ना ब्रिटेन क्राउन को लगा कि भाई ये कंपनी क्या कर रही है। अगर लोग ऐसे रिवॉल्ट करने लगे और लोगों के अंदर मतलब वो चीज़ आ गई, तो फिर वो तो राज नहीं कर पाएंगे ना, उनको तो मतलब इंडिया से ट्रेड करके इंडिया के पावर लेके पॉलिटिकल और हर तरीके से फ़ायदा हो रहा था। सो दैट्स वाई दे टुक द मतलब इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1850, जैसे कि हमने देखा ना कि लास्ट वाले चार्टर एक्ट में उन्होंने कोई टाइम पीरियड स्पेसिफाई नहीं किया था 1853 में कि कब तक, 20 साल 30 साल, ऐसा नहीं किया उन्होंने। जब कंपनी का रूल कभी भी ख़त्म कर सकते थे एज पर देयर मूड, तो वही हुआ। रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद क्राउन को लगा कि भाई कंपनी के हाथ में ये सारी पावर देना सही नहीं है, तो उन्होंने सारी पावर जो थी वो अपने अंडर ले ली और ईस्ट इंडिया कंपनी को एबोलिश कर दिया। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1958 में जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था ना, उसको वाइसराय ऑफ इंडिया बना दिया। तो ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा कि सबसे पहले तो वो रेगुलेटिंग एक्ट था ना 1773 का, जो हमने कंपनी रूल में पढ़ा था। उसमें क्या हुआ था, उसमें गवर्नर बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया, और पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वॉरेन हेस्टिंग्स। देन हमने किस में देखा था कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, हाँ, ये जो तीसरा वाला चार्टर एक्ट था, इसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो थे उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया, और पहले गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक। ठीक है, इन्हीं के टाइम में स्लेवरी एबोलिश हुई थी। देन 18 ये हो गया, और अब ये कंपनी रूल का जो पहला क्राउन रूल का पहला जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 है, इसमें जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे ना, उनको अब एक नई उपाधि मिली। मतलब पावर ऐसा कुछ बढ़ा नहीं, बट उसमें एक होता है ना, मतलब और एक क्या बोले, मतलब उसे और मतलब बड़ा दिखा दिया गया। लाइक एज सच पावर में कुछ इंक्रीज नहीं हुआ, बट एक होता है ना कि हाँ भाई ये तो वाइसराय भी ऑफ इंडिया भी है, तो वो वाली बात हो गई।
तो ये हुई। तो पहला वॉइसरॉय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड कैनिंग जो भी है, ऐसे आप याद रख सकते हो। फिर डबल गवर्नमेंट सिस्टम जो थी ना एंड हुई। डबल गवर्नमेंट सिस्टम मतलब, अरे वो पिट्स इंडिया एक्ट से ऐड हुई थी ना, जिसमें एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स थे। एक सेकेंड, लेट मी कंफर्म। हाँ, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थी कमर्शियल यूज़ के लिए जो कंपनी वाली थी, और एक पॉलिटिकल के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल थी ना, तो ये भी अबॉलिश हो गई। किधर गया? हाँ, डबल गवर्नमेंट से अब जब कंपनी ही नहीं रहा, मतलब जब कंपनी को ही अबॉलिश कर दिया गया, तो डबल गवर्नमेंट भी तो एक तरीके से अबॉलिश हो ही गई ना, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल ही अबॉलिश हो गया। ठीक है। फिर 15 मेंबर काउंसिल इस्टेब्लिश की गई, जो कि बस एडवाइजरी थी, और इसका जो चेयरमैन था वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को बनाया गया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, हाँ ये एक है भाई, ये एक नया पोस्ट क्रिएट किया गया जो कि मेंबर होता था ब्रिटिश कैबिनेट का। ठीक है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का एक काउंसिल बनाया गया जो कि कॉर्पोरेट लाइक बॉडी था, कैपेबल ऑफ सुइंग एंड बीइंग स्यूड इन इंडिया एंड इंग्लैंड। ओके, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के जो है, इसका सबसे मेन चीज़ क्या हुआ कि सबसे मेन चीज़ ये हुई कि भैया अब कंपनी के ऊपर ब्रिटेन क्राउन को विश्वास नहीं रहा, तो उन्होंने सारी राइट्स जो है ना उनसे ले ली और खुद ही गवर्न करना स्टार्ट कर दिया 100%। बीट कॉमर्शियल, बीट पॉलिटिकल, बीट एनीथिंग, अब सब क्राउन ही संभालेगी, ऐसा हो गया। तो जब ऐसा हो गया तो जो डबल गवर्नमेंट थी वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो गई ना, जो इस्टेब्लिश हुई थी पिट्स इंडिया एक्ट से, तो वो भी गई। फिर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ऑफिस इस्टेब्लिश किया गया, उसके लिए एक काउंसिल इस्टेब्लिश की गई। फिर 15 मेंबर काउंसिल इस्टेब्लिश की गई, वो एडवाइजरी थी, बट इसके चेयरमैन थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ठीक है, तो ये इतनी मेन चीज़ें हुई। देन कम्स इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861। इसमें क्या हुआ, तो इंडियंस वे आर एडेड इन लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ वाइसराय। ठीक है, नॉमिनेटेड मेंबर्स ही थे लेकिन नॉन ऑफिशियल, लेकिन हाँ ऐड किए गए। लॉर्ड कैनिंग ने 1862 में 3 लोगों को नॉमिनेट किया। कौन कौन थे? बनारस का राजा, पटियाला का राजा और सर दिनकर राव। लेकिन एक चीज़ गौर करने वाली है, देखिए इसमें कोई भी कॉमन मैन नहीं था, मतलब एलाइट लोग थे, राजा लोग थे ना, बनारस का राजा, पटियाला का महाराजा और दिनकर राव, सर दिनकर राव। ठीक है, ठीक है, और इनको ऐड तो किया गया, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में ऐड तो कर रहे हैं, लेकिन कोई रियल पावर नहीं दे रहे हैं, वो बस नॉमिनेटेड मेंबर हैं। और लेजिस्लेटिव काउंसिल का कोई मतलब कंट्रोल नहीं है, मतलब बजट के ऊपर या इंपॉर्टेंट मैटर के ऊपर बिना गवर्नमेंट के अप्रूवल के कुछ नहीं कर सकते, फाइनेंस मैटर पे कुछ नहीं कर सकते, एग्जीक्यूटिव एक्शन को डिस्कस भी नहीं कर सकते, और फाइनल जो मतलब होता है ना पास करने का बिल का राइट भी पूरा वायसराय के पास ही है। तो इवन अगर वो भी अप्रूव कर देता है, तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो अभी इंडियन एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से बनाई गई है ना, अगर वो वायसराय अप्रूव भी कर देता है ना, तो देन ऑल्सो ही हैज़, मतलब द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैज़ द राइट टू डिसअलाउ इट, कि नहीं भाई ये नहीं चलेगा। फिर डिसेंट्रलाइजेशन हुआ लेजिस्लेटिव पावर का, मतलब अभी हमने ऊपर देखा था ना कि बॉम्बे और मद्रास की जो पावर थी लेजिस्लेटिव पावर, वो हटा के बंगाल वाले को दे दी गई थी। किसमें दी गई थी? एक सेकेंड। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में ही आई थिंक ज़्यादा पावर दी गई थी ना गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। फिर एक था ना जिसमें लेजिस्लेटिव पावर दी गई थी, कहाँ गया? हाँ, जिसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को बनाया गया, और हाँ ओके, तो ये दी गई। तो अभी फिर से क्या किया जा रहा है ना, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में अभी सबसे पहले तो
इंडियंस को ऐड किया गया काउंसिल में। 3 इंडियंस ऐड किए लॉर्ड कैनिंग ने 1862 में। एक बनारस का राजा था, दूसरा पटियाला का राजा था और तीसरे दिनकर राव जी थे। उसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन हुआ लेजिस्लेटिव पावर का, जो कि मतलब रिस्टोर हुआ पावर। बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को मिला, सेंट्रलाइज हुआ था ना 1773 में। रेगुलेटिंग एक्ट्स ऑफ 1773 से पावर ज़्यादा दी गई थी ना बंगाल को। और बाद में तीसरे वाले चार्टर्ड एक्ट से वो लेजिस्लेटिव पावर भी दे दी गई थी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जिसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया था। फिर एक पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। पोर्टफोलियो सिस्टम क्या था जो कैनिंग ने या वाइसराय जो थे उस टाइम के, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था 1859 में। उसमें ये था ना कि सपोज कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है, ठीक है, तो उस डिपार्टमेंट के अंदर अगर कोई मतलब कुछ इशू करना है या फाइनल ऑर्डर देना है, तो एक इंचार्ज बनाया गया था वाइसराय के काउंसिल से। वो वाइसराय के काउंसिल के मेंबर होते थे जिन्हें एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट का इंचार्ज बनाया गया, और अगर वो चाहे तो ही वॉज ऑथराइज टू इशू द फाइनल ऑर्डर इन बिहाफ ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। मतलब सिर्फ वो इंसान जो है ना वो डिसाइड कर सकता था ऑन बिहाफ ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। और इस पोर्टफोलियो सिस्टम से ही इंस्पायर होकर अभी का जो हमारा कैबिनेट गवर्नमेंट में होता है ना, अलग अलग मिनिस्ट्री, और उस मिनिस्ट्री के अंदर जो मेन यूनियन मिनिस्टर होते हैं वो उस सर्टेन डिपार्टमेंट को देखते हैं या उसके लिए निर्णय लेते हैं जिसे यूनियन का निर्णय माना जाता है। तो वैसे ही ये चीज़ करी गई थी। पोर्टफोलियो सिस्टम ये किस में था? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में, जो वाइसराय यानी लॉर्ड कैनिंग ने इंट्रोड्यूस करी थी 1859 में। ठीक है, फिर नया लेजिस्लेटिव काउंसिल इस्टेब्लिश हुआ था। किसके लिए? बंगाल के लिए, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस के लिए और पंजाब के लिए। बंगाल, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस और पंजाब के लिए न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ इस्टेब्लिश। देन वाइसराय को ये राइट दिया गया कि वो ऑर्डिनेंसेस इशू कर सकता है ड्यूरिंग इमरजेंसी विदाउट कंसल्टिंग द लेजिस्लेटिव काउंसिल। और ये ऑर्डिनेंस कितने टाइम के लिए इफेक्टिव होते थे? तो 6 महीने के लिए इफेक्टिव होते थे। देन कम्स द सेकेंड इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। अभी एक मेन चीज़ क्या हुई, देखिए 1861 वाला हम लोग अभी पढ़े थे ना, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस INC का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, फॉर्म हुआ। तो उसके बाद नंबर ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो थे ना, वो बोले कि भाई लेजिस्लेटिव काउंसिल में सिर्फ 3 ही लोग क्यों ऐड किए हैं वाइसराय ने, अब और भी लोग ऐड होने चाहिए। इंडियंस का है ना, तो इंडियंस के लिए इंडियंस को आना चाहिए। तो नंबर ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो थे ना वो इंक्रीज हो गए सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। ठीक है, फिर यूनिवर्सिटीज़, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्यूनिसपैलिटीज़, जमींदार, स्टेट बॉडी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इन सबको पावर मिला कि वो वोट दे सकते थे, लाइक रिकमेंड कर सकते थे कि किससे प्रोविंशियल काउंसिल में जाएंगे। ठीक है, फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल का फंक्शन बढ़ाया गया और उनको ये पावर दी गई कि नाउ दे कैन डिस्कस द बजट एंड आस्क क्वेश्चंस टू एग्जीक्यूटिव्स। बजट को 1860 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इलेक्शन वॉज नॉट यूज, मतलब ये टर्म डायरेक्टली तो नहीं यूज हुआ था, लेकिन नॉन ऑफिशियल सीट्स के लिए जो है ना वो सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में इनडायरेक्ट इलेक्शन तो हुआ था। इसे इस तरीके से बोला गया, नॉमिनेशन मेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सर्टेन बॉडीज। लेकिन वो नॉमिनेशन नहीं था ना, वो एक तरीके से तो वोट कर रहे थे, तो एक तरीके से वो इलेक्शन था, लेकिन वर्ड्स ये यूज किए गए थे। देन कम्स इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं। अच्छा, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसमें कन्फ्यूजन होता है कि मॉर्ले कौन थे, मिंटो कौन थे, कौन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, कौन वाइसराय था। तो अभी हमने ऊपर देखा था ना कि वाइसराय अगर कोई ऑर्डर को अप्रूव कर भी देता था, तो उसके बाद अगर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उसको डिसअप्रूव करता था तो उसके पास ज़्यादा राइट जाता था ना, कि वो द वाइसराय के अप्रूव के बाद भी उसको डिसअप्रूव कर सकता था। तो एक तरीके से देखें तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो चीज़ तो पहले आएगी ना। तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म हो या फिर आगे जो हम लोग पढ़ेंगे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, इसमें जो पहला वाला है ना जो इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंपॉर्टेंट है ज़्यादा या वाइसराय? किसका डिसीजन? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ब्रिटेन क्राउन अपॉइंट कर रहे हैं, तो ये डायरेक्टली अपॉइंट कर रहे हैं मतलब। तो मॉर्ले जो थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और मिंटो जो थे वो वाइसराय थे उस टाइम के 1909 में। फिर हम लोग आगे जैसे 1919 में देखेंगे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। इसमें मॉन्टेग्यू जो थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और क्लेम्सफोर्ड जो थे वो वाइसराय थे। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में क्या हुआ। अभी हमने 1861 वाला देखा। 1861 वाले में क्या हुआ था? INC फॉर्म हुआ 1885 में। तो बोला कि भाई नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को इंक्रीज करो प्रोविंशियल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। फिर यूनिवर्सिटी, डिस्ट्रिक्ट बॉडी, म्यूनिसपैलिटी, जमींदार, इन लोगों का भी रोल आया क्योंकि ये मेंबर्स रिकमेंड करने लगे
प्रोविंशियल काउंसिल में। फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल का फंक्शन बढ़ा और उन्हें राइट दिया गया कि वो बजट को अब डिस्कस कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके बाद इलेक्शन का वर्ड डायरेक्टली तो यूज़ नहीं हुआ था, लेकिन इनडायरेक्टली एक तरीके से इलेक्शन हुआ था और पीपल वर एक्सेप्टेड फॉर नॉन ऑफिशियल सीट्स इन सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट। और वर्ड क्या यूज़ हुआ था? नॉमिनेशन मेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सर्टेन बॉडीज़। ठीक है। फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 आया, या फिर मॉर्लिमेंटो रिफॉर्म, रिफॉर्म आया। इसमें क्या हुआ कि साइज को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो सीट्स था वो 16 से बढ़ा के सीधे 60 कर दिया गया। और प्रोविंशियल काउंसिल में अब वो कोई यूनिफॉर्म नहीं था, लाइक कि एक सर्टेन नंबर नहीं था, अलग अलग प्रोविंसेस में अलग अलग नंबर था। फिर सेपरेट इलेक्टोरेट को इंट्रोड्यूस किया गया था। अगर ये पूछा जाए कि कौन से एक्ट के तहत सेपरेट इलेक्टोरेट को मुस्लिम्स के लिए, या फिर सबसे पहली बार सेपरेट इलेक्टोरेट्स को किस एक्ट में इंट्रोड्यूस किया गया था, तो ये वाला था, यानी इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 था। तो मुस्लिम्स के लिए इंट्रोड्यूस किया गया। मुस्लिम वोटर्स वेयर ओनली गिवन राइट टू चूज मुस्लिम। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो ये एक लीगलाइज्ड कम्युनलिज्म था ना, कि मतलब सिर्फ मुस्लिम वोटर्स ही वोट कर सकते थे, बाकी कोई नहीं कर सकता था। ठीक है। और इसलिए इनके ये जो लॉर्ड मिंटो जो थे ना, वाइसराय, उनको फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट बोला गया। तो अगर आपको ये भी याद रखना है ना कि किस टाइम में सेपरेट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस हुई थी, तो सिंपली याद कर सकते हो कि किसको बाप बोला जाता है कम्युनल इलेक्टोरेट का। मिंटो को बोला जाता है। मिंटो मतलब मॉर्लिमेंटो 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट, तो इस टाइम में ही ये चीज़ हुई थी। सेपरेट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस किया ही इन्होंने, और साथ ही साथ ये भी बोला कि सिर्फ मुस्लिम वोटर्स ही वोट कर सकते हैं, वो ही मुस्लिम मेंबर चूज कर सकते हैं। ये तो गलत है ना। मतलब पार्टिकुलर कोई जगह है, वहाँ पे अगर हिंदू भी रहते हैं या दूसरे धर्म के लोग रहते हैं, तो उन्हें वोटिंग का राइट ही नहीं मिला ना, सिर्फ मुस्लिम्स को मिला कि वो वोट कर सकते हैं। ठीक है। देन सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशंस, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटीज, जमींदार्स, इनको एक सेपरेट रिप्रेजेंटेशन मिला। ठीक है। इंडियन मेंबर्स फर्स्ट टाइम इंक्लूडेड इन वॉइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल। वॉइसराय का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था ना, उसमें सिर्फ पहली बार किसी इंडियन को इंट्रोड्यूस किया गया। मतलब पहले भी लाइक ऐड किए गए थे 3 वाइसरॉय के द्वारा। वो कौन सी काउंसिल थी? लेजिस्लेटिव काउंसिल थी। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल ना, लेजिस्लेटिव काउंसिल थी। अब वाइसरॉय का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है ना, उसमें पहली बार ऐड किया जा रहा है मॉर्लिमेंटो रिफॉर्म 1909 के टाइम पे। पहली बार एक इंडियन ऐड हुआ और उसका नाम क्या था? SP सिन्हा। SP सिन्हा जी थे, वो फर्स्ट इंडियन थे टू ज्वाइन वाइसरॉय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल एज लॉ मेंबर। ठीक है। देन कम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसने क्या किया? इसने सबसे पहले तो डायरेक्ट ही इंट्रोड्यूस की प्रोविंसेस में, ये याद रखने वाला है। खैर, सेपरेटेड सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स, सेंट्रल सब्जेक्ट और प्रोविंशियल सब्जेक्ट को अलग अलग कर दिया। फिर इसने प्रोविंशियल सब्जेक्ट को भी 2 पार्ट्स में बांट दिया, ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड। ट्रांसफर सब्जेक्ट के बारे में कौन डिसीजन लेता था? गवर्नर, और मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव काउंसिल। और रिजर्व सब्जेक्ट के बारे में डिसीजन लेता था गवर्नर और उसका एग्जीक्यूटिव काउंसिल। डायरेक्टली इंट्रोड्यूस हुई दैट इज ड्यूअल स्कीम ऑफ गवर्नेंस। जैसे कि देख ही सकते हैं ना, एक ट्रांसफर सब्जेक्ट है, फिर रिजर्व सब्जेक्ट है, और ट्रांसफर सब्जेक्ट को कोई और उसके ऊपर रूल्स बना रहे हैं, रिजर्व सब्जेक्ट पे अलग ही कोई रूल्स बना रहे हैं। फिर बाईकैमरलिज्म को इंट्रोड्यूस किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या मॉन्टेगू स्टेम्सफोर्ड रिफॉर्म से। बाईकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस हुआ, मतलब 2 हाउस होगी, अपर हाउस और लोअर हाउस। और जब इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल या सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी ना, वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गई, एक अपर हाउस और एक दूसरी लोअर हाउस। मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस जो थे वो अब डायरेक्ट इलेक्शन से आए। फिर कम्युनल रिप्रेजेंटेशन बहुत बढ़ गया। मतलब अभी हमने ऊपर देखा था ना कि मिंटो को बोला जाता था फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, क्योंकि उसने मुस्लिम इलेक्टोरेट तो बनाया, लेकिन सिर्फ मुस्लिम वोटर्स को ही राइट दिया कि वो वोट कर सकते हैं। अब क्या हुआ कि ना, कि सिर्फ मुस्लिम्स को नहीं, अब ना मतलब और भी कम्युनल रिप्रेजेंटेशन बढ़ गया, क्योंकि अलग अलग सिख्स, एंग्लो इंडियन, इंडियन क्रिश्चियंस और यूरोपियंस को भी ये राइट मिल गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की बात करें, 1909 में मुस्लिम इलेक्टोरेट्स मिला। मिंटो को बोला गया कि तुम बाप हो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन के। और 1919 जो दूसरा इंडियन काउंसिल एक्ट आया, उसमें बाकी जो सिख थे, इंडियन क्रिश्चियन थे, एंग्लो इंडियन थे, यूरोपियंस थे, उन सबको भी सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गया। फिर प्रोविंशियल लेजिस्लेचर जो हो गया ना, वो बस
एक ही हाउस का था बस, लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, प्रोविंशियल और सेंट्रल बजट जो है वो सेपरेट किया गया। पहली बार प्रोविंशियल लेजिस्लेटर को अथॉरिटी मिला कि भाई तुम अपना बजट खुद बना सकते हो। फिर वायसराय का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जिसमें लास्ट जो 1909 में जो था, उसमें एसपी सिन्हा ऐड हुए थे ना एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। अब उसी में 1919 में बोला गया कि 3 आउट ऑफ 6 मतलब 50% लोग जो है वो इंडियन होंगे। ठीक है, देन ग्रांटेड फ्रेंचाइजी टू लिमिटेड पीपल्स ऑन बेसिस ऑफ टैक्स प्रॉपर्टी एंड एजुकेशन। मतलब देखो, जैसे अभी के टाइम में क्या है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, कोई भी जिसने भी मतलब मेल हो वुमेन हो, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। अमीर हो गरीब हो, सबके पास राइट है ना, राइट टू वोट। लेकिन उस टाइम में जिनके पास टैक्स प्रॉपर्टी एजुकेशन अच्छा खासा था, उनको ही बस ये राइट मिला, ठीक है, वोट करने का। फिर क्रिएटेड न्यू ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंदन एंड ट्रांसफर्ड सम फंक्शंस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट टू हिम। तो एक नया ऑफिस बनाया गया हाई कमिश्नर का, जो कि लंदन में था, और वो इंडिया के लिए काम करेगा। 6 साल का उनका टर्म था। देन पब्लिक सर्विस कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन जो 1926 में इस्टेब्लिश हो गया सिविल सर्वेंट्स को रिक्रूट करने के लिए। और ये किसके रिकमेंडेशन में हुआ था? पे हुआ था ली कमीशन के। ठीक है, फिर अपॉइंटमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी कमीशन टू इंक्वायर एंड रिपोर्ट ऑन इट्स वर्किंग आफ्टर 10 years ऑफ इट्स फॉर्मेशन। मतलब अभी जो ये 1919 का एक्ट है, इसके 10 साल के अंदर एक कमिटी बनाई जाएगी जो कि रिव्यू करेगी इन सारी चीज़ों को, रिपोर्ट बनाएगी। ठीक है, फिर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था ना, उसको पे अब इंडियन रुपीज से जो उसको पे किया जा रहा था, अब ब्रिटिश एक्सचेकर से पे किया जाएगा। चार्टर एक्ट 1793 में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को और बाकी स्टाफ्स को बोला गया था कि उनको इंडियन रेवेन्यू से पे किया जाएगा। देन कम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सबसे पहले तो बस एक जानना होगा कि लाइक अभी ऊपर 1919 वाले में ये बोला गया ना कि 10 साल के अंदर एक कमेटी बनाएंगे जो कि ये रिव्यू करेगा। तो 10 साल पूरे होने से पहले, यानी कि 1929 से पहले 1927 में एक्चुअली एक साइमन कमीशन बनाने की बात की गई, और उसमें 7 मेंबर थे और 7 वाइट थे, उसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था, इसलिए इसको अपोज किया गया था। इसके चेयरमैन जॉन साइमन थे, और इसने अपनी रिपोर्ट 2 साल बाद, यानी कि 1930 2 साल नहीं 3 साल बाद 1930 में अनाउंस होने के इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी, पर सबने इसको बॉयकट किया। इन्होंने क्या क्या रिकमेंड किया? डायरकी को एबोलिश करना चाहिए, कम्युनल इलेक्टोरेट कंटिन्यू होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एक्सटेंड होना चाहिए, फेडरेशन होना चाहिए। इसके बेसिस पे एक वाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म बना था साइमन कमीशन के बेसिस पे, और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी 3 हुई थी, जिसमें जहाँ तक एज फार आई रिमेंबर, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग इन द कमेंट्स, आई थिंक सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ही था ना, जिसमें कांग्रेस वगैरह ने पार्ट लिया था, बाकी दोनों में नहीं लिया था। आई थिंक इट्स बीन अ वाइल, मैंने नहीं पढ़ा है हिस्ट्री, सो अगर इनकरेक्ट है तो आप मुझे बता देना। ये वाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म जो था ना, ऑन द बेसिस ऑफ 3 RTC, वो 3 RTC भी इसको ही डिस्कस करने के लिए किया गया था, क्योंकि इसको सीधे से सबने खारिज कर दिया था। साइमन कमीशन में कोई इंडियन था ही नहीं, तो इट वाज लाजमी कि जब इंडियंस के लिए रूल बना रहे हो तो इंडियंस तो लेने चाहिए था। तो इसके लिए RTC हुआ, और इसके बेसिस पे ही फिर ये एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बना था। अच्छा, एक कम्युनल अवार्ड भी हुआ था। ये क्या था? तो बस ये जो रैमसे मैकडोनल्ड थे ना, उन्होंने अनाउंस किया था एक स्कीम फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज़ विच वाज नोन एज कम्युनल अवार्ड। मतलब माइनॉरिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए इन्होंने एक स्कीम अनाउंस की थी रैमसे मैकडोनल्ड ने, उसी को कम्युनल अवार्ड कहते थे। सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस प्लस डिप्रेस क्लासेस। मतलब अभी तक तो चलो सब बोल रहे थे, उसी पे हंगामा हो रहा था कि भाई मुस्लिम्स को अलग क्यों देना है, बाकी लोग को अलग क्यों देना है। और अब इन्होंने क्या किया कि बाकी सब जिन पे बात हो रही थी, उन्होंने बोला कि एक डिप्रेस क्लासेस करके भी उनको एक सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए, जो हिंदू के अंदर जो है ना, उनको एक अलग पार्ट बना के ऐसे देने का। पर गांधी जी ने अपोज किया, इरावादा जेल में उन्होंने फास्ट एंड टू डेथ भी रखा पुणे में, टू गेट दिस मॉडिफाइड। इसके बाद एक पूना पैक्ट हुआ था, जो कि कांग्रेस और डिप्रेस क्लासेस के बीच का एक एग्रीमेंट था, और इसमें बोला गया कि हिंदू लोग ज्वाइन करेंगे इलेक्टोरेट, और रिजर्व सीट्स जो होगी वो दी जाएगी डिप्रेस क्लासेस को। देन केम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसके अंदर 321 सेक्शंस थे, 10 शेड्यूल थे, और इसने इस्टेब्लिश किया ऑल इंडिया फेडरेशन। हालांकि ये कभी पिक्चर में आया नहीं, क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स और मतलब इस चीज़ को अपोज कर रहे थे, और वो इस चीज़ को नहीं माने।
तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने क्या किया, इसने डायरेक्टरी को अपोज किया, अबोलिश किया। अभी हमने देखा था ना डायरेक्टरी किस में इंट्रोड्यूस की गई थी, 1919 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 में इंट्रोड्यूस की गई थी, इसको अबोलिश किया गया 1935 में। ठीक है। देन इंट्रोड्यूस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, मतलब प्रोविंसेस अलाउड टू एक्ट एज ऑटोनोमस यूनिट्स इन देयर डिफाइंड स्पेस। मीन्स कि वो इंडिपेंडेंट अपना डिसीजन ले सकते थे। अगर उनको मनी, मान लो कि मनी बोरो करना है किसी स्टेट को, किसी प्रोविंस को, तो वो अपने सिक्योरिटी पे ले सकते थे। ठीक है। तो उन्होंने इंट्रोड्यूस तो कर दी डायरेक्टरी, तो अबोलिश कर दी प्रोविंसेस में, लेकिन एक तरीके से इंट्रोड्यूस कर दी सेंटर में, क्योंकि उन्होंने फेडरल सब्जेक्ट को दो पार्ट में पार्ट दिया, रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड। अभी हम लोग यही देखे थे ना कि डायरेक्टरी बेसिकली था क्या, डबल गवर्नमेंट था। डबल गवर्नमेंट क्यों था, क्योंकि दो, मतलब उसने प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स, मतलब सबसे पहले तो सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स थे। सेंट्रल पे लॉज बनाने थे सेंट्रल को, और प्रोविंशियल पे बनाने थे प्रोविंसेस को। प्रोविंसेस को उसने दो पार्ट में बांट दिया, ट्रांसफर्ड और रिजर्व। यही तो था ना डायरेक्ट की डबल गवर्नमेंट। एक ट्रांसफर सब्जेक्ट पे गवर्नर और मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे, और रिजर्व सब्जेक्ट पे एक्सक्लूसिवली गवर्नर और उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल डिसाइड करती थी। तो ये चीज़ जो है वो प्रोविंसेस में तो अबलिश कर दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, लेकिन उसने ये फेडरल सिस्टम में जो थे ना, उधर ये कर दिया, क्योंकि उसने उसको फिर से रिजर्व और ट्रांसफर में बांट दिया फेडरल सब्जेक्ट को। फिर इसने क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने, इसने पावर ऑफ बिटवीन सेंट्रल और स्टेट को डिवाइड किया तीन लिस्ट में, एक फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कंक्यूरेंट लिस्ट। फेडरल लिस्ट थी फॉर सेंटर, प्रोविंशियल लिस्ट थी फॉर प्रोविंस, और कंक्यूरेंट लिस्ट जो थी वो दोनों के लिए थी। फेडरल लिस्ट में 59 आइटम्स थे, प्रोविंशियल में 54, कंक्यूरेंट में 36। ठीक है। फिर इसने बाई कैमरल, प्रोविंसेस में बाई कैमरलिज्म इंट्रोड्यूस किया। ऊपर हमने देखा था ना बाई कैमरलिज्म इंट्रोड्यूस हुआ था, लेकिन वो कहाँ पे हुआ था, वो सेंट्रल लेवल पे हुआ था। 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 या मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, इसमें जो है ना डायरेक्टली इंट्रोड्यूस हुई, गैप बाई कैमरलिज्म इंट्रोड्यूस हुई फर्स्ट टाइम। लेकिन ये आपका इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल या फिर सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में बाई कैमरलिज्म था। मतलब इसको ऐसे याद रख सकते हो आप कि पहले जो है मतलब जैसे अभी के टाइम में बात करें तो सेंट्रल में, मतलब जो जैसे लोकसभा राज्यसभा जैसे हुआ ना, अपर हाउस लोअर हाउस, तो वैसे आप याद रखते हो कि 1919 में ऐसा हुआ था, मतलब सेंट्रल लेवल पे हुआ था। और प्रोविंसेस यानी कि जो स्टेट लेवल पे, वो कब हुआ था, तो वो 1935 में हुआ था। 1935 में बाइकैमरलिज्म उधर आया प्रोविंसेस में, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ और दूसरा लेजिस्लेटिव असेंबली हुआ। कौन कौन से प्रोविंसेस में, तो 11 प्रोविंसेस में से 6 प्रोविंसेस में ये चीज़ हुई थी। कहाँ कहाँ, बंगाल में हुई, बॉम्बे में हुई, बिहार में हुई, मद्रास में हुई, असम में हुई, और यूनाइटेड प्रोविंसेस या यूपी से याद रख सकते हो। तो बंगाल, बॉम्बे, बिहार, यूपी नहीं, मतलब यूनाइटेड प्रोविंसेस। तो बंगाल, ये 4 हो गए, उसके बाद असम एंड देन मद्रास। ठीक है। फिर फेडरल कोर्ट को बनाया गया, 1937 में स्टैब्लिश किया गया। आरबीआई को स्टैब्लिश किया गया। आप देख रहे हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में बहुत सारी मेजर चीज़ें हुई है। डायरेक्टरी को एबोलिश किया गया प्रोविंसेस में, हालांकि सेंटर में ले आया गया। फिर लिस्ट, सेंटर और स्टेट के बीच में पावर डिवाइड करने के लिए लिस्ट लाई गई, फेडरल, प्रोविंशियल और कंकरेंट। रेसिडुअरी पावर यानी कि जो इन तीनों के अलावा जो सब्जेक्ट्स आइटम्स बचते थे वो सारे, लेकिन अभी भी वाइसराय के पास राइट था। फिर बाइकैमरलिज्म, पहले हमने ऊपर देखा ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से वो ऐड हुआ था, या मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड से ऐड हुआ था सेंट्रल लेवल, सेंट्रल के लेजिस्लेटिव काउंसिल में, अपर हाउस लोअर हाउस हुआ था। अब प्रोविंसेस में हो रहा है, जैसे कि मतलब हमारे स्टेट्स में हो रहा है जैसे। तो अपर हाउस और लोअर हाउस ऐड हुआ था, कितने, मतलब कितने प्रोविंसेस में ऐड हुआ था, तो 11 में से 6 प्रोविंसेस में ऐड हुआ था। कौन कौन से थे वो, बंगाल था, बॉम्बे था, बिहार था, यूनाइटेड प्रोविंसेस था, असम था एंड देन मद्रास था। ठीक है। फिर आरबीआई इस्टेब्लिश हुआ, फेडरल कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ, फ्रेंचाइज जो थी उसको एक्सटेंड किया गया। नाउ टोटल पॉपुलेशन के 10% लोगों के पास राइट टू वोट आया। फिर कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को और ज़्यादा एक्सटेंड किया गया। पहले हमने देखा था ना कि वो मौले मिंटो को बोला जाता है कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का पापा, क्योंकि उसने सबसे पहले मुस्लिम इलेक्टोरेट को दिया। देन हमने 1919 में देखा कि अब मुस्लिम इलेक्टोरेट के अलावा जितने सिख्स थे, यूरोपियन थे, एंग्लो इंडियंस थे, उन सबको भी मिला। एंड नाउ पहली बार वुमेन को भी मिल रहा है। ठीक है। रिप्रेस क्लासेस एंड लेबर को मिला।
ठीक है। फिर इसने इंडियन काउंसिल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को एबॉलिश कर दिया, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से बना था ना, उसको एबॉलिश कर दिया, उसके उसके काउंसिल को एबॉलिश कर दिया। एबॉलिश इंडियन काउंसिल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ठीक है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज प्रोवाइडेड विद अ टीम ऑफ एडवाइजर्स ना, जो एडवाइस मानते थे, और उस काउंसिल का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट चेयरमैन हुआ करता था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में। तो उस काउंसिल को, मतलब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को नहीं, उसके उस काउंसिल को एबॉलिश किया गया। ठीक है। देन इस्टेब्लिश हुआ प्रोविंस का पब्लिक सर्विस कमीशन, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, एक से ज़्यादा स्टेट्स के प्रोविंसेस के लिए, और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। देन कम्स द लास्ट पार्ट, दैट इज इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इंडिया और पाकिस्तान के बीच के पार्टीशन प्लान को हम लोग माउंट बेटन प्लान भी बोलते हैं। माउंट बेटन उस टाइम गवर्नर जनरल थे इंडिया के, और जब जो बाउंड्री जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, उसको रेड क्लिफ लाइन भी बोलते हैं। आप मुझे बताओ कि चाइना और इंडिया के बीच में जो बाउंड्री है उसे क्या कहते हैं? ठीक है। फिर क्रिएशन ऑफ 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियंस हुए थे, इंडिया एंड पाकिस्तान, और पार्टीशन ऑफ इंडिया हुआ। ओके। इंडिया को इंडिपेंडेंट और सॉवरेन स्टेट डिक्लेयर किया गया अगस्त 15 1947 को। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के ऑफिस को एबोलिश कर दिया गया कम्प्लीटली, मतलब हमने अभी ऊपर देखा 1935 में उसके काउंसिल को एबोलिश किया गया, और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में इस पूरे के पूरे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के ऑफिस को ही, मतलब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को ही एबॉलिश किया गया। फिर वाइसराय के ऑफिस को एबॉलिश किया गया, और फिर से गवर्नर जनरल पिक्चर में आ गया फॉर ईच डोमिनियन, मतलब इंडिया और पाकिस्तान के लिए एक एक गवर्नर जनरल होगा। इंडिया ने रिक्वेस्ट की माउंट बेटन को कि भाई आप ही रह लो हमारे पहले गवर्नर जनरल, ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। एंड जो पाकिस्तान थे ना, वहाँ पे जिन्ना को बनाया गया, वो बने। फिर कंस्टिट्यूएंट असेंबली जो ऑफ बोथ डोमिनियंस हैड राइट टू अडॉप्ट एनी कॉन्स्टिट्यूशन फॉर देयर मतलब रिस्पेक्टिव नेशन, और एग्जिस्टिंग जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली या काउंसिल ऑफ स्टेट्स थी ना, वो ऑटो डिजॉल्व हो गई। ठीक है। फ्रीडम मिल गया प्रिंसली स्टेट्स को, और उनके पास राइट था कि इधर आप इंडिया ज्वाइन कर लो, पाकिस्तान ज्वाइन कर लो, और इफ़ यू वांट यू कैन रिमेन फ्री। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी और बाकी लोगों ने प्रिंसली स्टेट्स के साथ बात की और उनको कन्विंस किया, और मोस्ट ऑफ देम जो थे वो हमारे इंडिया में जुड़ गए। ठीक है। टिल नाउ कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फ्रेम्ड इच डोमिनियन टू फॉलो। हाँ, जब तक नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता तो दोनों का जो डोमिनियन थी इंडिया और पाकिस्तान, उनको बोला गया कि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 अभी जो लेटेस्ट बना था ना, उसको फॉलो करो। हालांकि वो कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते थे, पर उनको बोला गया कि तब तक ये फॉलो कर लो जब तक आपका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनता है। फिर डिप्राइव ब्रिटिश मोनार्क ऑफ हिज राइट टू वीटो बिल्स और अप्रूवल्स। अब ब्रिटिश का कोई मतलब ऑब्वियसली कोई रोल नहीं था, उनको राइट टू वीटो बिल या अप्रूव करने का किसी भी मैटर पे रोल नहीं था। हालांकि गवर्नर जनरल जो था उसके पास था इन द नेम ऑफ मैजेस्टी, यानी कि ब्रिटेन क्राउन। फिर डेजिग्नेटेड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड प्रोविजनल गवर्नर्स एज हेड ऑफ स्टेट, उनको हेड ऑफ स्टेट बना गया, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल नॉमिनली, और मेड टू एक्ट, मतलब वो अपना ऐसे सीधे नहीं डिसाइड कर सकते थे, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बेसिस पे ही एडवाइस पे ही मतलब डिसीजन ले सकते थे। ड्रॉप टाइटल ऑफ एम्परर ऑफ इंडिया फ्रॉम रॉयल टाइटल ऑफ किंग ऑफ इंग्लैंड। अब किंग ऑफ इंग्लैंड खुद को एम्परर ऑफ इंडिया नहीं बोल सकते थे, ये टाइटल उन्होंने अभी यूज़ नहीं करना था। फिर डिसकंटिन्यू हुआ अपॉइंटमेंट ऑफ सिविल सर्विस एंड रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट बाय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते थे, अब क्योंकि वो ऑफिस ही नहीं रहा तो उनके पास ये राइट कहाँ से रहेगा, तो वो भी चला गया। मेंबर्स ऑफ सिविल सर्विसेज अपॉइंटेड बिफोर 15 अगस्त के पास हालांकि राइट था कि वो सारे बेनिफिट्स एंजॉय करें। देन कम्स फर्स्ट, जैसे मैंने बताया, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंट इंडिया माउंट बेटन थे, और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाक मोहम्मद अली जिन्ना थे। फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया 1946 जो है वो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया बन गई। और अभी हम बस एक ब्रीफ में देख रहे हैं कि इंटरीम गवर्नमेंट जो 1946 में बनी थी उसके जो मेंबर्स थे वो कौन थे। तो नेहरू जो थी वो वाइस प्रेसिडेंट थे काउंसिल के, एक्सटर्नल अफेयर और कॉमनवेल्थ के भी थे। पटेल जो थे होम मिनिस्टर थे, आईटी वाले थे, और राजेंद्र प्रसाद जो पहले प्रेसिडेंट बने थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, वो फूड और एग्रीकल्चर देखे। फिर जॉन अब्राहम, मतलब जॉन मिठाई, ऐसे याद करने के लिए बता रहे, मिठाई का सप्लाई, इंडस्ट्री और सप्लाई देखे। जगजीवन राम जो थे उन्होंने लेबर डिपार्टमेंट संभाला। बलदेव सिंह ने डिफेंस में बल की ज़रूरत होती है ना, तो उन्होंने डिफेंस संभाला। फिर भाभा जी ने वर्क, माइंस एंड पावर संभाला। फिर लियाकत अली खान ने फाइनेंस संभाला। अब्दुल रब ने आसमान यानी कि एयर संभाला। असफ अली ने ALI, और रेलवे में AIL होता है ना, तो उन्होंने रेलवे संभाला। सी राजगोपालचारी ने एजुकेशन और आर्ट संभाला, और I चुनरीगार ने कॉमर्स संभाला।
गजनाफर अली ने हेल्थ संभाला और जोगिंदर नाथ ने लॉ संभाला। तो ये तो हमारे हो गए इंटरिम गवर्नमेंट के। ठीक है, अभी फर्स्ट कैबिनेट 1947 जो था ना, उसके लोगों को याद करने के लिए पिंक से डिनोट किया, जो मतलब जिन्हें सर्कल किया गया ना वो सेम है। तो नेहरू ही यहाँ पे पीएम थे, साइंटिफिक रिसर्च के बने, पटेल होम के बने, आईटी के तो थे ही, और स्टेट्स के बन गए। राजेंद्र प्रसाद जो थे वो फूड एंड एग्रीकल्चर के हुए। जॉन अब्राहम जो मिठाई वाले थे ना, इंडस्ट्रियल सप्लाई वाले थे इंटरिम गवर्नमेंट में, उनको फर्स्ट कैबिनेट में ट्रांसपोर्ट का ऑर्डर दिया, मतलब मिठाई हो गया अब उसका सप्लाई करने के लिए। अब 1946 में इंटरिम में वो मिठाई का सप्लाई कर रहे थे, तो उसके लिए तो रोड और ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे ना, तो रोड और ट्रांसपोर्ट का बना दिया गया। फिर जगजीवन राम जी लेबर के थे, बलदेव सिंह डिफेंस के थे, बाबा जी जो जिनको पावर माइंस ये सब दिया गया था, उनको बोला कि आप कॉमर्स भी संभाल लो। फिर जो अलग थे वो पिंक में इधर लिखा हुआ है, रफ़ी अहमद किदवई जो थे वो कम्युनिकेशन के थे, डॉक्टर एसपी मुखर्जी इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज के थे, वीएन गडगिल जो थे वो वर्क ऑन माइंड पावर के थे। देन मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद मकाऊ जो वेस्ट बंगाल में बोर्ड है, उससे भी याद रख सकते हो कि ये कैबिनेट में एजुकेशन वाला देख रहे थे। छेती जो थे वो फाइनेंस देख रहे थे, बी.आर. अम्बेडकर तो लॉ देख रहे थे, और राजकुमारी अमृत कौर जो थी वो हेल्थ देख रही थी। तो दैट्स ऑल। आई होप इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और ये आपको तो रिवाइज करना पड़ेगा। पिंक वाला जो है वो फर्स्ट कैबिनेट के लोग हैं, और जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो नीचे ब्लू में लिस्टेड है, जिसको पिंक में ऐसे डिनोट किया है ना, मतलब उधर भी 14 लोग हैं, इधर भी 14 लोग हैं, आप काउंट करके भी देख सकते हो। तो जो ब्लू में है वो तो इंटरिम गवर्नमेंट के हैं, लेकिन मैंने पिंक से उनको हाईलाइट कर दिया जो सेम डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं, या फिर जो डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं ना उसको पिंक से हाईलाइट कर दिया, और जो अलग है एकदम उसको मैंने इधर साइड में यहाँ और यहाँ लिख दिया है। थैंक यू। आई होप कि ये यूज़फुल रहा होगा आपके लिए। थैंक यू सो मच। लेट मी नो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप इट हेल्प्स यू इन सम वे।